तैमूर मीडिया को एट ट्रैक। तो आज की वर्कशॉप थोड़ी डिले हो गई है, इसकी वजह कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, तो इसीलिए पार्टिसिपेंट भी थोड़े हैं। लेकिन हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और ये रिकॉर्डिंग हमें यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, ट्रैक के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वर्कशॉप में हम बेसिकली पहले डिज़ाइन को कवर करेंगे, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन, फिर हम इलस्ट्रेटर को देखेंगे। इलस्ट्रेटर में यूज़र इंटरफेस, इम्पोर्टेंट टूल्स और इम्पोर्टेंट पैनल्स ऑफ इलस्ट्रेटर, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑप्शंस, और देन हम टाइपोग्राफी देखेंगे, और लास्ट पे पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग। तो स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन से। व्हाट इज़ डिज़ाइन? बेसिकली डिज़ाइन इज़ a process of solving problems in a strategic way। सिंपल इन जनरल डिज़ाइन की यही डेफिनेशन है, किसी भी प्रॉब्लम को स्ट्रेटेजिक वे में सॉल्व करना डिज़ाइन कहलाता है। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक कैटेगरी है आगे। ये बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें काफ़ी सारी फील्ड आती हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग या विजुअल कम्युनिकेशन एक ही चीज़ है। विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, यहाँ विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन प्रोसेस इज़ कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन। द विजुअल कम्बिनेशन ऑफ थ्री एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन। और वो थ्री एलिमेंट्स कौन से हैं? नंबर वन पे आ गया टाइप। टाइप या टाइपोग्राफी। टाइप मीन्स कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ हो इन द फॉर्म ऑफ वर्ड या लेटर्स, किसी भी टाइप में टेक्स्ट को टाइपोग्राफी या टाइप कहते हैं। दूसरा एलिमेंट है शेप्स, और थर्ड एलिमेंट है इमेजेस या फोटोग्राफी। तो इन तीन एलिमेंट्स के कम्बिनेशन से जो भी आउटकम निकलता है उसे ग्राफिक डिज़ाइन कहते हैं। सो द विजुअल प्रोसेस कम्बिनेशन ऑफ द विजुअल कम्युनिकेशन थ्रू टाइपोग्राफी, शेप्स एंड इमेजेस इज कॉल्ड ग्राफिक डिज़ाइन या फिर विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन। और ग्राफिक डिज़ाइन की अम्ब्रेला में बहुत सारी डिज़ाइनिंग की फील्ड आती हैं, लाइक लोगो डिज़ाइनिंग, UI UX डिज़ाइनिंग, इसके अलावा प्रिंट डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप्स डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, और सो ETC है काफ़ी सारी। ये सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एग्जांपल्स हैं। लाइक ये बुक डिज़ाइन है, मैगजीन डिज़ाइन है, ये बैकग्राउंड डिज़ाइन है, ये इलस्ट्रेशन है, और ये पोस्टर डिज़ाइन है, ये स्टैंडी डिज़ाइन है, और ये ब्रांडिंग है। Then starting with Adobe Illustrator. Adobe Illustrator is a graphic designing program well suited to create graphics from scratch. Scratch means कि हम बहुत बेसिक्स से डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेटर पे। हमारे पास कुछ नहीं होता, एक ब्लैंक आर्टबोर्ड होता है, वहाँ से हम डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ए वेक्टर ड्राइंग सॉफ्टवेयर। वेक्टर ड्राइंग मीन्स के इसके बैक एंड पे ज्योमेट्रिकल इक्वेशंस यूज़ हो रही होती हैं, ना कि पिक्सल ग्रिड, यानी जैसे दूसरी रास्टर इमेजेस पे उसके बैक एंड पे बेस करी होती हैं ग्रिड ऑफ स्क्वायर पिक्सल्स। उनकी एक लिमिट होती है, उस रेजोल्यूशन से ज़्यादा हम उन्हें लिमिट से ज़्यादा उन्हें जूम इन या जूम आउट नहीं कर सकते। लाइक के ये इलस्ट्रेटर में आ जाते हैं सीधा, यहाँ वेक्टर और रास्टर इमेज का डिफरेंस देखने के लिए। ये एक वेक्टर है मेरे पास, और इसकी मैं कॉपी ले ली। इसको पहले वाले को मैं रास्टराइज कर रहा हूँ। ये देखें, जो वेक्टर है उसको 16,000 टाइम भी अगर हम जूम करेंगे वो फाइन एजिज ही मिलेंगे, फाइन एंड स्मूथ एजिज। लेकिन जो रास्टर है वो पिक्सलेट हो जाएगा, उसकी एक लिमिट है, उसके बाद पिक्सलेट हो जाएगा। यहाँ तक तो दोनों इक्वल नज़र आ रहे हैं हमें, लेकिन और जूम करेंगे तो डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। So it is a significantly different from many other graphical program because it uses geometrical equations in backend to create a fine and smooth vector images. So when to use Illustrator? When we are want to make logos, digital portraits, illustrations, पैकेजिंग डिज़ाइन के लिए, फ्लायर डिज़ाइनिंग के लिए, बैनर्स के लिए, उसके अलावा बुक कवर्स के लिए, इन्फोग्राफिक्स के लिए,
और उसके बाद प्रिंटिंग के ज़्यादातर जितने भी प्रिंट डिज़ाइनिंग होते हैं वो इलस्ट्रेटर पे होते हैं, क्योंकि फाइल का हम सिर्फ रेशो सेट करते हैं इलस्ट्रेटर पे। बाकी जब हमें बहुत बड़े साइज़ की फ़ाइल चाहिए होती है तो उसकी हम बाद में स्केल अप कर लेते हैं। ये बेसिक यूज़र इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। जब आप इलस्ट्रेटर ओपन करते हो तो ये विंडो ओपन होती है, लाइक के अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो स्टार्टिंग पे ये विंडो आ रही होती है। ये यहाँ से आप न्यू आर्टबोर्ड अपने सेट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ से कुछ प्रीसेट दिए गए हैं। ये रीसेंट वर्क आ रहा है आपका, और ये कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो इलस्ट्रेटर खुद बिल्ट इन देता है। ऑनलाइन आप इसे प्ले कर सकते हो। तो क्रिएट न्यू पे जाते हैं। यहाँ कुछ प्रीसेट्स हैं, उनकी कैटेगरीज बनी हुई है, मोबाइल के लिए, वेब के लिए, प्रिंट के लिए, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, और उनके साइजेस दिए गए हैं, लाइक पोस्टर का साइज, पोस्ट कार्ड का साइज। यहाँ से हम अपने कस्टम साइज भी ले सकते हैं, लाइक इसकी हम विड्थ एंड हाइट सेट कर सकते हैं। यहाँ से इसका स्केल कौन सा लेना है, फिर सारी मेजरमेंट्स उसी स्केल में होंगी। मैं पिक्सल ले लेता हूँ। यहाँ से इसका 1000 बाय 1000 का लेता हूँ। ये आर्ट बोर्ड में नंबर ऑफ पेजेस, कि हमने कितने पेजेस चाहिए। और ब्लीड ब्लीड मीन्स के प्रिंटिंग में जो एक्स्ट्रा एरिया आ रहा होता है आर्ट बोर्ड पे हमारे ड्राइंग के अलावा, आर्ट वर्क के अलावा, उसे ब्लीड कहते हैं। ये प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है, वैसे स्क्रीन वर्क के लिए हम ब्लीड यूज़ नहीं करते। यहाँ से मैं क्रिएट क्लिक करता हूँ। ये यूज़र इंटरफेस ओपन हो गया। जब आप फर्स्ट टाइम इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करते हो तो आपको ये लेआउट नज़र आ रही होती है, एसेंशियल्स वाली, इस टाइप की, जैसे मैंने स्लाइड में ऐड की हुई है, लाइक ये। तो ये ऊपर वाली बार को मेन्यू बार कहते हैं, इसमें सारे मेन्यूज होते हैं। ये साइड वाली जो बार आ रही है इसे टूल बार कहते हैं। ये सारे टूल्स इधर शो हो रहे होते हैं। नीचे स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार में जो टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ उसका नेम आ रहा होता है, साथ आर्टबोर्ड नंबर आ रहा होता है, उसके बाद हमारा स्क्रीन का जूम आ रहा होता है, कितने परसेंट पे जूम है। ये साथ पे विंडो पैलेट्स या इन्हें विंडो पैनल्स भी कहते हैं। ये टूल्स में एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। और ऊपर आ रहा होता है वर्क स्पेस स्विचर। इसके थ्रू हम अपनी ये पूरी, इसे सबको वर्क स्पेस कहते हैं, इस वर्क स्पेस को, यूआई को हम स्विच कर सकते हैं। और मिड में ये जो वाइट वाइट पेज नज़र आ रहा है इसे कहते हैं आर्ट बोर्ड। जैसे पेंटिंग में कैनवस यूज़ होती है ड्राइंग के लिए, इसी तरह डिजिटल इलस्ट्रेशन में ड्राइंग के लिए या इलस्ट्रेशन के लिए आर्ट बोर्ड यूज़ होता है। और जो हमने इलस्ट्रेशन या डिज़ाइन बनाना है वो जो इस एरिया पे होगा, वाइट एरिया पे, आउटपुट पे एक्सपोर्ट करने के बाद हमें वही नज़र आएगा। जो ये ग्रे एरिया पे होगा वो एक्स्ट्रा होगा। चलते हैं इलस्ट्रेटर पे। तो स्टार्टिंग में आपको ये वाला जो इंटरफेस है ये नज़र आ रहा होता है, थोड़े से टूल्स हैं और थोड़े से पैनल्स हैं। तो आप इधर से स्विच करके चेंज कर सकते हो और कस्टम वर्क स्पेस भी बना सकते हो न्यू। इसे यहाँ से जाके आप ऑप्शन से जाके एडवांस करोगे तो सारे टूल्स आ जाएंगे। और यहाँ ऊपर एक कंट्रोल पैनल है, वो आप मेन्यू बार से जाके यहाँ पे कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा होगा, ये कंट्रोल, इस पे क्लिक करूँगा तो ये कंट्रोल बार भी शो होनी शुरू हो जाएगी। ये साथ पे स्लाइड्स आप इन्हें क्लोज या ओपन कर सकते हैं अपनी मर्जी से। विंडोज़ आप यहाँ से आके कोई भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, लाइक कि मुझे अब विंडो चाहिए, विंडो मुझे चाहिए लाइन की। तो मैं उस पर क्लिक करूँगा, ये लाइन की विंडो शुरू ओपन हो गया, उसे मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूँगा तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। इसी तरह कलर की विंडो चाहिए मुझे, तो कलर पैनल ओपन हो जाएगा, तो उसे मैं इधर सेव कर सकता हूँ।
लाइक लेयर्स की पैनल पहले इधर ऐड है, इसी तरह और ब्रशेस का पैनल है। जो जो पैनल अपनी मर्जी से आप इधर ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो आप अपना भी वर्क स्पेस बना के उसे सेव कर सकते हैं, लाइक मैंने सेव की हुई है। वापस आते हैं, ये है टूल बार। हर टूल का नेम लिखा हुआ है, उसके आगे ब्रैकेट में उसका शॉर्टकट है, यानी कि वी से हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, वी उसका शॉर्टकट है। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इस पे हर टूल का नेम और उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है। इलस्ट्रेटर पे भी जाएं तो हम अगर उस पे आएंगे, टूल के ऊपर अपना कर्सर करेंगे तो उसका नेम और साथ उसका शॉर्टकट शो हो रहा होगा हमें। মামু আছি লোকা। तो टूल को डिस्कस करते हैं, टूल बार को। तो पहला हमारे पास टूल है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल को समझने के लिए हमारे पास कोई चीज़ ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे शेप टूल। ये शेप टूल है, इसमें पहला टूल है रेक्टेंगल टूल। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम इसे सिलेक्ट करके सिंपल क्लिक करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वो हमसे इसकी डिमेंशन पूछेगा इस तरह। बट अगर हम क्लिक कर उसे सिलेक्ट करके क्लिक नहीं करते, लाइक ये मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैं क्लिक करके ड्रैग करने लग गया हूँ, तो जब मैं ड्रैग करूँगा तो वो डायरेक्ट ड्रा करने लग जाएगा। इसी टूल में अगर मैं सिलेक्ट करके क्लिक करके साथ शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो वो एक स्क्वायर बनाएगा, लाइक उसकी जो रेशो रहेगी हाइट एंड विड्थ की वो सेम रहेगी। अब आ जाते हैं सिलेक्शन टूल की तरफ। ये आपको जो इसके आउटलाइंस पे छोटे छोटे बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं रीसाइजिंग हैंडलर्स। ये रीसाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। ये छोटे छोटे सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें इन्हें कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक कि इसे मैं सर्कल को पकड़ के कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल सेम लाइक हमारा जो कंप्यूटर का कर्सर होता है उसी की तरह काम कर रहा होता है। यानी सिलेक्ट करने के लिए इसे मैं क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए। और इसके अलावा सिलेक्शन टूल के साथ कुछ शॉर्टकट्स हम यूज़ करते हैं, लाइक कि अगर मैं इसे सिलेक्ट किया और आल्ट की प्रेस करके रखी है, तो अगर आल्ट की मैं प्रेस करूँगा तो इसका कर्सर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसकी अब कॉपी देगा मुझे। तो आल्ट की से मैंने प्रेस करके रखा हुआ है, साथ में उसे क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे मैं छोड़ूंगा तो वो उसकी एक कॉपी बना देगा मुझे। तब अगर मैं इसे रीसाइज करने लगूँ रीसाइज हैंडलर से पकड़ के, तो ये फ्रीली मुझे एक्सेस दे देगा, मैं जिस साइज से मर्जी इसे बड़ा छोटा कर लूँ। लेकिन अगर मैं साथ शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा तो वो प्रोपोर्शनली उसे स्केल अप या स्केल डाउन करेगा, लाइक के उसकी हाइट एंड विड्थ की रेशो सेम रहेगी। इसी तरह एक और इसी में चीज़ है, अगर इसके कॉर्नर पे जाएं तो ये कर्सर थोड़ा सा राउंड हो जाता है, तो इसका मतलब हम इसे अब रोटेट कर सकते हैं। लाइक इसे यहाँ से जैसे जैसे ही कर्सर चेंज हुआ तो इसे क्लिक करके मैं रोटेट कर सकता हूँ जितना मर्जी। लेकिन अगर मैं यही अब रोटेट करने के ये अब कर्सर चेंज हुआ और मैं साथ शिफ्ट की प्रेस करके रखूँगा तो वो 45 के डिफरेंस से 45 के एंगल से रोटेट करेगा, मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देगा 45 पे। लाइक अब मैं उससे कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें एक और
लाइक ये मेरे पास एक स्क्वायर है। अब सिलेक्शन टूल से एक और शॉर्टकट है कंट्रोल डी। ये मैं सिलेक्शन टूल से इसकी कॉपी ले रहा हूँ, शिफ्ट और आल्ट प्रेस करके रखा हुआ है तो वो एक कॉपी दे देगा। अब मैंने इसकी सिलेक्शन टूल से एक कॉपी ली है, मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो सिलेक्शन टूल से जो मैंने अभी काम किया उसे रिपीट कर देगा। लाइक मैं अभी इसका कॉपी ली थी तो वो उसे रिपीट कर देगा। जितनी दफ़ा मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा उतनी दफ़ा वो रिपीट करता जाएगा। इसी तरह मैं पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं ऐसे ड्रैग करूँगा तो वो इसे सिलेक्ट कर लेगा। दोबारा मैं इसकी कॉपी लेता हूँ तो वो दोबारा कॉपी आ जाएगी लाइक दिस। एक और शॉर्टकट है इसका कंट्रोल आर कंट्रोल ए, जो यूनिवर्सल शॉर्टकट है सिलेक्ट ऑल के लिए, हर जगह ये यूज़ होता है। इसके बाद ये था हमारा सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल में ये एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ये सिलेक्शन टूल नहीं है लेकिन ये टूल बार के बिल्कुल एंड पे ये हमारे पास कलर बॉक्स आ रहा है। ये एक कलर फिल के लिए और दूसरा स्ट्रोक के लिए। फिल क्या होता है कि जो हमारा शेप के अंदर वाला कलर है उसे हम फिल कहते हैं, और जो उसकी आउटलाइन शो हो रही होती है ये वाली ब्लैक, उसे हम स्ट्रोक कहते हैं। अगर मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगा तो यहाँ से कलर पैनल ओपन हो जाएगा। तो कलर इसे मैं सिलेक्ट करके इधर क्लिक करूँगा तो स्ट्रोक सिलेक्ट हो गया। स्ट्रोक का मैं यहाँ से कलर चेंज कर सकता हूँ, एक स्ट्रोक का कलर चेंज हो गया। यहाँ से मेरे पास स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उसकी मैं विड्थ ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा अब फिल आ गया मेरे पास, यहाँ से मैं फिल का कलर चेंज कर सकता हूँ। ये छोटा सा टॉगल का आइकॉन है, ये अब दोनों का कलर चेंज कर देगा। दोबारा मैं इस छोटे से आइकॉन पे डिफ़ॉल्ट पे फिल पे क्लिक करूँगा तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट का शॉर्टकट है हमारे पास डी, सिंपल डी प्रेस करूँगा तो वो डिफ़ॉल्ट कलर आ जाएगा। इसे मैं अनडू कर रहा हूँ, अनडू के लिए वही शॉर्टकट कंट्रोल जेड, और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। अनडू के लिए कंट्रोल जेड और रीडू के लिए कंट्रोल शिफ्ट जेड। इसके बाद है सेकंड टूल हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये इलस्ट्रेटर में जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंकर पॉइंट्स। लाइक ये इसका कॉर्नर है, इसे हम एंकर पॉइंट कहेंगे। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्या है, हम सिंगल एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक कि ये मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसे कहीं भी एडजस्ट कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। लाइक इसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम एंकर पॉइंट्स सिलेक्ट करते हैं। अब इन सब को पकड़ के मैं ग्रुप कर देता हूँ। राइट क्लिक किया, ग्रुप का ऑप्शन आ गया, मैंने ग्रुप बना दिया इनका। अब मैं सिलेक्शन टूल से इनको सिलेक्ट करूँगा तो ये पूरा ग्रुप इकट्ठा ही सिलेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इसका कलर चेंज करना है, सिर्फ ये सिलेक्ट हो, तो इसके लिए यहाँ पे है हमारे पास ग्रुप सिलेक्शन टूल। ग्रुप सिलेक्शन टूल से हम पूरे ग्रुप का एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक ये अब सिलेक्ट हो गया, इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है हमारे पास नेक्स्ट मैजिक वांड टूल। मैजिक वांड टूल क्या करता है कि सेम कलर के एक इलस्ट्रेशन में या आर्ट वर्क में सारे ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर लेता है इकट्ठे। लाइक मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स और बना देता हूँ। इनमें से कुछ का कलर चेंज कर देता हूँ। तो अब मैजिक वांड टूल से मैं इस कलर पे क्लिक करूँगा तो वो सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेगा जो इसी कलर से हैं। यानी सेम कलर वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मैजिक वांड टूल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास लासो टूल। लासो टूल भी सेम इसी तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की तरह वर्क करता है, लेकिन ये हमें इस तरह एक फैसिलिटेट करता है कि हम खुद से सर्कल या कुछ भी शेप ड्रा करके उतने पॉइंट्स उस
एरिया में जितने पॉइंट्स आ रहे होंगे एंकर पॉइंट्स, ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पेन टूल। ये इलस्ट्रेटर का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है पेन टूल। तो पेन टूल सिंपल एक लाइक पेन की तरह पॉइंट्स, एक क्लिक करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा, फिर क्लिक करूँगा तो वो दोनों पॉइंट्स में एक लाइन आ जाएगी, फिर क्लिक करूँगा वो नेक्स्ट पे आ जाएगा। इस तरह लाइंस ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसे अनडू कर रहा हूँ, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, पेन टूल लिया, एक पॉइंट लगाया, उसके बाद अगर मैं दूसरा क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा तो वो मुझे कर्व बना के देगा। पहले अगर मैं सिंपल वैसे ही क्लिक कर दूंगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो कर्व मुझे बना के देगा। और ये साथ में कर्व हैंडलर्स आ जाएंगे। इन्हें इन्हें एडजस्ट करने के लिए मैं आल्ट प्रेस करूँगा और ये मेरा जो टूल कर्सर है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये एंकर बन जाएगा, एंकर पॉइंट। तो मैं अब इससे हैंडल को पकड़ के कर्व को चेंज कर सकता हूँ। अब फिर मैं आल्ट को छोड़ूंगा तो वो नेक्स्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ मैंने छोड़ा हुआ था। अगला पॉइंट मैं करूँगा लाइक इधर से, पेन टूल बेसिकली ज़्यादातर इलस्ट्रेशन में यूज़ होता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे काम इससे कर सकते हैं, लाइक के किसी इमेज का हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है इलस्ट्रेटर में तो वो भी पेन टूल से कर सकते हैं। लाइक अब मैं कोई इमेज लेता हूँ, इसे हम पेन टूल से ड्रा कर सकते हैं। ये पेन टूल लूँगा मैं यहाँ से, यहाँ फर्स्ट पॉइंट लूँगा, फिर मुझे कर्व चाहिए तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, यहाँ मुझे थोड़ी सी कर्व चाहिए, फिर मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक कर्व नहीं है, कॉर्नर है। तो मैं दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो वो कर्व को कॉर्नर में कन्वर्ट कर देगा। दोबारा मुझे कर्व चाहिए तो मैं इधर क्लिक करके इसे ड्रैग करूँगा। यहाँ से अब मैं इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। हम इस लाइन में दोबारा भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वो अभी बाद में टूल देखते हैं। लाइक क्या अभी ये कंप्लीट हो जाए। अब इसका मैं कलर फिल में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो ये एक रफ सा बन गया। अब इसे मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ तो इसी टूल में हम राइट क्लिक करूँगा तो ये ऐड एंकर पॉइंट्स, डिलीट एंकर पॉइंट्स और एंकर पॉइंट टूल, ये मेरे पास 3 और टूल आ गए हैं। तो अब ऐड एंकर पॉइंट टूल क्या करेगा कि यहाँ पे
कहीं भी मैं क्लिक करूँगा लाइन पे तो वहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। लाइक क्या मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि यहाँ कर्व होनी चाहिए थी, मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कर्व ऐड करनी है तो यहाँ मैं एंकर पॉइंट ऐड करूँगा। फिर उसके बाद जाऊँगा मैं एंकर पॉइंट टूल पे, उससे पे आके ये लाइन पे मेरे पास एक कर्व का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से मैं ऐसे कर्व ऐड कर दूंगा। अगर मैं इस पे कर्व कर्व टूल लेके पॉइंट पे दोबारा क्लिक करूंगा तो वो कर्व को ख़त्म करके कॉर्नर बना देगा, स्ट्रेट लाइन बना देगा। लेकिन ये अगर मैं यहाँ से लूँगा तो वो उसे दोबारा कन्वर्ट कर देगा कर्व में। इसी तरह हम इस शेप को मास्क भी कर सकते हैं। लाइक के मैं इसे सेलेक्ट किया, नीचे वाली इमेज को सिलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक किया और यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है मेक क्लिपिंग मास्क। तो मैं इसे मास्क किया तो वो बाकी बैकग्राउंड रिमूव हो गया, जस्ट मेरे पास वो एलिफेंट रह गया। तो नेक्स्ट टूल है हमारे पास कर्वेचर टूल। कर्वेचर टूल्स सिंपल कर्व्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक कि मैं एक क्लिक किया, उसके बाद क्लिक करूँगा तो स्ट्रेट लाइन ही आएगी मेरे पास। अब मैं ड्रैग नहीं कर रहा, मैं क्लिक करके क्लिक छोड़ दिया है तो ये कर्व बना रहा है। फिर मैं क्लिक करूँगा तो फिर वो कर्व आके बना रही है। यहाँ आके मैं दोबारा उसी पॉइंट पे जहाँ से स्टार्ट किया क्लिक करूँगा तो वो पाथ क्लोज हो जाएगा। तो क्रिवेचर टूल्स कर्व्स क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आ गया टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल या टाइप टूल। टाइप टूल सिंपल इलस्ट्रेटर में टाइपिंग करने के लिए यूज़ होता है, कुछ भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए। लाइक मैं टाइप टूल पे आया तो इसे मैं सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ मेरे पास एक पैनल आ रहा है, करैक्टर पैनल। तो ये पर अगर इधर किसी के पास नहीं शो हो रहा तो विंडोज़ में जाके वो नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा टाइप का, टाइप में है करैक्टर्स, इस पर क्लिक करेगा तो ये पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम फर्स्ट आ रहा है हमारे पास टाइप फेसिस या फाउंट्स। तो फाउंट चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं किसी इसे मैं स्केल अप करना है तो यहाँ से मैं रीसाइजलिंग हैंडल से इसे क्लिक करके भी रीसाइज कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा तो वो प्रोपोर्शनली रीसाइज होगा। टेक्स्ट के लिए हम हर टाइम शिफ्ट प्रेस करके रीसाइज करते हैं। अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो वो उसकी हाइट एंड विड्थ खराब हो जाएगी, डिस्टर्ब होगी, और टेक्स्ट के साथ ये काम नहीं करते। इसके अलावा हमारे पास पहले आ रहा है फाउंट, उसके बाद उसकी डिफरेंट वेट आ रहे हैं। तो ये फाउंट फाउंट टाइप में वेट नहीं है तो मैं कोई और सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके मीडियम, सेमी बोल्ड और बोल्ड फाउंट्स सिलेक्ट कर सकता हूँ। नीचे यहाँ से मैं इसकी फाउंट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। फिर यहाँ आ रहा है लेडिंग। लेडिंग क्या होता है कि एक और लाइन ले लें, दो लाइंस के दरमियान स्पेस को लेडिंग कहते हैं। तो इसे मैं चेंज करूँगा तो ये स्पेस कम होती जाएगी। इसके बाद कर्निंग आ रहा है। कर्निंग दो करेक्टर्स के दरमियान, लाइक ओ और एच के दरमियान जो डिफरेंस है उसे कर्निंग कहते हैं। अब मैं यहाँ से एडजस्ट करूँगा तो वो डिफरेंस चेंज होने लग जाएगा। और जो इसके बाद आ गया ट्रैकिंग। ये पूरी लाइन में जो वर्ड्स के दरमियान स्पेस है, लाइक ट्रैक और 2021 में जो ये दरमियान मिड में स्पेस आ रही है, इसको ट्रैकिंग कहते हैं। फिर हाइट एंड विड्थ ये 100% रखते हैं।
इसके अलावा ये आ रहा है बेस लाइन शिफ्ट। इसे हम, ये जो बेस लाइन है नीचे वाली लाइन, इससे शिफ्ट कर सकते हैं। नेगेटिव में करेंगे वो नीचे को आ जाएगा, पॉजिटिव करेंगे ऊपर चला जाएगा। फिर साथ में एंगल आ रहा है, उसे हम रोटेट कर सकते हैं। नीचे कुछ और टूल्स आ रहे हैं लाइक ऑल कैप्स, कि मैं इस पे सिलेक्ट करके ये करूँगा तो वो सारे कैपिटल हो जाएंगे। स्मॉल कैप्स, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सिंपल, ये जो टेक्स्ट टूल में हमारे पास आते हैं। MS वर्ड में भी ये ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो अंडरलाइन और स्ट्राइक ओवर, ये बेस लाइन आ रही है, कुछ ऑप्शंस। तो इसमें कुछ और टाइप टूल में हमारे पास एरिया टाइप टूल होता है। किसी शेप के अंदर हमने जब टाइप करना हो तो टाइप ऑन पाथ टूल होता है, लाइक किसी पाथ के ऊपर टाइप करना हो। लाइक कि मेरे पास एक सर्कल है, तो मैं टाइप ऑन पाथ टूल लेता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा तो वो इसके ऊपर राइट करना स्टार्ट कर देगा। पेन टूल से मैं कर्व बनाता हूँ। पेन टूल पे एक और बात कि लाइक अब मैंने ये कर्व बनाई है, मैं इसे शेप को यहाँ पे वापस लेके आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, फिर वो शेप क्लोज हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एक कर्व बने इसी तरह जैसे है। तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा, ESC जो ऊपर हमारे पास होती है कीबोर्ड में, तो ये यहाँ से एंड हो जाएगी लाइन। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे लाइन लिखने आ गई। अब मेरे पास यहाँ मैंने टेक्स्ट ज़्यादा लिख दिया और टेक्स्ट यहाँ से बाय चला गया, तो ये एक छोटा सा रेड कलर का प्लस लिखा आ गया। इट मीन्स के हमारा टेक्स्ट जो हमारा शेप है उससे बाय जा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा तो कर्सर के साथ एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है, तो इससे मुझे ये कंट्रोल मिल जाएगा कि मैं इसे मूव कर सकता हूँ। फिर बाय चला गया, तो अब मैं ऐसा फॉन्ट साइज छोटा कर दूंगा। यहाँ से अगर टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो कलर पैनल से जाके टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पैनल, अगर हम इसे आउटलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक ये अभी तो फाउंट है, इसका आउटलाइन कन्वर्ट करने के लिए क्रिएट आउटलाइन कर देंगे, तो ये आउटलाइन शेप्स बन जाएंगी। लाइक अब मैं इसको अनग्रुप करके हर एक लेटर को अलग अलग एडजस्ट कर सकता हूँ। टाइप टूल में ये एक और टूल होता है, टच टाइप टूल। मीन्स के अब मैं किसी सिंगल एक लेटर को टच टाइप टूल से क्लिक करूँगा तो उसको एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइक अब मैं W को सिंगल क्लिक करके उसे एडजस्ट कर सकता हूँ। टाइप टूल के बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है लाइन टूल। लाइन टूल यूज होता है स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए। इसे स्ट्रेट लाइंस आती हैं। लाइक अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करना स्टार्ट कर दूंगा तो वो ड्रा करने लग जाएगा, लेकिन अगर मैं क्लिक करके छोड़ दूंगा तो वो मुझसे पूछेगा इसकी लेंथ और इसका एंगल पूछेगा, और ये एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर इसी तरह मैं लाइन टूल को सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करके साथ शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। अब मैंने ये शिफ्ट के बगैर ड्रा कर रहा हूँ तो मैं इस पॉइंट से किसी भी एंगल पे मूव कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँगा तो वो मुझे रिस्ट्रिक्ट कर देगा 45 पे। अब मैं सिर्फ 45, 90, 135, 180 इन एंगल्स पे ही लाइन ड्रा कर सकता हूँ।
सिलेक्ट करके डिलीट की प्रेस करते हैं डिलीट करने के लिए। लाइन टूल में ये आर्क टूल है, स्ट्रेट आर्क आर्क ड्रा करने के लिए यूज होता है। 2 पॉइंट्स की आर्क, 2 पॉइंट से ज़्यादा की आर्क इससे नहीं ड्रा कर सकते। उसके बाद स्पाइरल टूल है, सिंपल स्पाइरल्स ड्रा करने के लिए यूज होता है, लाइक इस तरह। उसके बाद रेक्टेंगल ग्रिड है, ये ग्रिड बनाने के लिए यूज होती है। पोलर ग्रिड है, पोलर ग्रिड बनाने के लिए यूज होता है। ये सिंपल सिंपल टूल्स है सारे। शेप टूल में हमने पहले सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल टूल देखा है, रेक्टेंगल टूल ही बल्कि देखा है। एलिप्स टूल है हमारे पास। एलिप्स टूल से हम सिंपल, जैसे मैं सेलेक्ट करके अगर ड्रा करने लग जाऊंगा तो वो टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बना के मुझे दे देगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके रखूंगा तो वो एक सही सर्कल बनाएगा जिसका रेडियस इक्वल होगा। अगर मैं सिंपल सर्कल टूल सेलेक्ट करके क्लिक करूंगा तो वो मुझसे रेडियस पूछे, उसका हाइट एंड विड्थ पूछेगा एलिप्स की। इसी तरह पॉलीगॉन टूल है, इससे पॉलीगॉन बन सकती है। ये हेक्सागोन बना रहा है। अगर मैं अब एरो अप या एरो डाउन करूंगा तो वो इसके नंबर ऑफ कॉर्नर्स कम या ज़्यादा होने लग जाएंगे। लाइक अब 5 कॉर्नर पॉलीगॉन आ गई, अब हेक्सागोन आ गई। फिर मैं और करूंगा, एरो अप की प्रेस करूंगा तो वो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंक्रीज होने लग जाएंगे। इसी तरह स्टार टूल है, स्टार टूल में भी इसी तरह एरो अप डाउन करूंगा तो नंबर ऑफ कॉर्नर्स इंक्रीज या डिक्रीज कर देगा वो। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल सिंपल जैसे ब्रश यूज होता है तो स्ट्रेट लाइंस ब्रशिंग पेंट के लिए यूज होता है डिजिटल पेंट में। ब्रश टूल का इधर हमारे पास एक स्पेशल पैनल भी होता है ब्रशेस का, ये पैनल पड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैं ब्रश का सिलेक्ट करूँगा तो ये ड्रा करने लग जाऊँगा, तो ये ब्रश आ गया। यहाँ ब्रश की और लाइब्रेरीज भी हैं, लाइक बॉर्डर ब्रश। तो ये वाले ब्रश हम किसी भी पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक कि मैं अब ये स्क्वायर है मेरे पास, तो अगर मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से किसी भी ब्रश पे क्लिक करूँगा तो वो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। लाइक फिर मैं अभी इसे सिलेक्ट किया तो ये बन जाएगा बॉर्डर, ये बन जाएगा। तो यहाँ से हम बॉर्डर्स इस तरह बना सकते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है शेपर टूल। तो इससे क्या है कि हम जैसी मर्जी कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खुद ही इंटेलिजेंस से वो उसे देखेगा क्या बनाया तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा। लाइक मैं अब ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ टेढ़ा मेढ़ा सा तो वो उसे सर्कल बना देगा। मैं इनको थोड़ा सा गंदमची कैसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ से मैं एक शेप टूल से एक स्क्वायर बनाया तो वो स्क्वायर बना देगा। इसी में है पेंसिल टूल। तो पेंसिल टूल थोड़ा सा ब्रश टूल से डिफरेंस होता है। ब्रश टूल हमें पाथ नहीं दे रहा होता है, तो ये हमें एक पाथ दे रहा है। लाइक कि जैसे हमें पेन टूल में था कि हम पॉइंट्स के थ्रू बनाते थे एक शेप, ये नीचे हमारे पास पाथ आ रहा है। तो पेंसिल टूल में हम पॉइंट्स के बगैर बनाते हैं, लाइक क्लिक करके
जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं वैसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, वो ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो लाइन ड्रॉ कर देता है इस तरह। स्मूथ टूल क्या करता है कि ये हमारी लाइंस को स्मूथ करने के लिए यूज होता है। लाइक मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसे वो थोड़ा सा स्मूथ कर देगा। पाथ रेजर टूल रेज करने के लिए यूज होता है। ज्वाइन टूल दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। इसके बाद रेजर टूल आ गया। रेजर टूल सिंपली रेज करने के लिए यूज होता है, लाइक जैसे हम डेली लाइफ में रेजर यूज करते हैं वैसे। सीजर टूल और नाइफ टूल भी यही काम करते हैं। इसके बाद रोटेट टूल आएगा। रोटेट टूल जैसे नाम से पता चलता है रोटेट करने के लिए यूज होता है। लाइक ये है मेरे पास, अब मैं रोटेट टूल लेता हूँ और मैं यहाँ से इसे, ये मेरे पास इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है, पिवट पॉइंट। मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करूंगा तो वो रोटेट करने लग जाएगा। रोटेट टूल का और भी यूज कर सकते हैं, लाइक के अब ये सर्कल है मेरे पास, इसकी मैंने कॉपी ली और साथ आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके रखा और कॉपी बुला ली। इधर इसे मैं ओनली फील्ड पे लेके जा रहा हूँ, स्ट्रोक पे। रोटेट टूल से मैं यहाँ पे आऊँगा, इस पॉइंट पे आल्ट प्रेस करके रखूँगा और क्लिक कर दूंगा और मुझसे पूछेगा कितने डिग्री का आपने इसे रोटेट करना है। तो मैं उसे कहता हूँ जी हमने इसे 45 पे करना है और इसकी कॉपी कर दें। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो वो इसे इसी स्टेप को दोबारा रिपीट कर देगा। लाइक ये एक छोटा सा जैसे फ्लावर्स टाइप हमारे पास एक चीज़ बन गई। इसको हम क्या कर, नेक्स्ट हमारे पास एक टूल आएगा शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, ओवरलैपिंग शेप्स को माइनस या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक ये है मेरे पास शेप्स। अब मैं शेप बिल्डर टूल से जाऊंगा, अगर मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ वो प्लस आ रहा है, अगर मैं आर्ट प्रेस करूंगा वो माइनस आ रहा है मेरे पास। मीन्स कि वो उस एरिया को डिलीट कर देगा। इसे 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 मैं डिलीट कर दिया। और इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। इस पे मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा, वो लाइन बनी लगे उसे ऐड कर, तो ये इसने फ्लावर बना दिया मेरे पास। अगर मैं चाहता हूँ कि ये भी डिलीट हो जाए, इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, इससे कोई कलर दे देते हैं। ये एक फ्लावर बन गया। ये अभी सब अलग अलग हैं तो इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, सारे को सिलेक्ट करके यहाँ से ग्रुप कर दूंगा तो ये ग्रुप बन जाएगा। रोटेट टूल में या रिफ्लेक्ट टूल रिफ्लेक्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को यूज होता है। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स में है आर्टबोर्ड टूल। आर्टबोर्ड टूल यानी कि ये जो हमारे पास वाइट बॉक्स नज़र आ रहा है बड़ा, इसे कहते हैं आर्टबोर्ड। तो इसे रीसाइज करने के लिए हम आर्टबोर्ड टूल्स को यूज़ करते हैं। लाइक इसे मैं आर्टबोर्ड को रीसाइज कर सकता हूँ रीसाइजिंग हैंडलर से। इसके अलावा ये हैंड टूल से मुझे कहीं भी आर्ट क्लिक करके मैं इसे पूरे आर्ट बोर्ड को या वर्क स्पेस को मूव कर सकता हूँ। हैंड टूल अगर हम किसी भी टूल पे हैं तो मैं सिंपल स्पेस क्लिक करूँगा तो मेरे पास हैंड टूल आ जाएगा। जैसे मैं स्पेस छोड़ूंगा तो फिर वापस वही टूल आ जाएगा जो जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ। तो स्पेस में क्लिक स्पेस प्रेस करूँगा तो
हैंड टूल आ जाएगा और मैं क्लिक करके मूव कर सकता हूँ आर्टबोर्ड को। उसके साथ है जूम टूल। जूम टूल आर्टबोर्ड को जूम करने के लिए यूज़ होता है। लाइक इसे मैं क्लिक करूंगा तो जूम जूम टूल पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आ जाएगा, जो जिसके मिड में एक प्लस बना हुआ है। प्लस मीन्स के वो जूम इन कर रहा है। अगर अब मैंने जूम आउट करना है तो मैं आल्ट प्रेस करूंगा तो वो प्लस जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जूम आउट करने लग जाएगा। इसका शॉर्टकट है कि आर्ट आल्ट मैं प्रेस करके रखूंगा और माउस का स्क्रॉल व्हील अप डाउन करूंगा तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। इसके अलावा एक और शॉर्टकट है आल्ट और स्पेस बार, कंट्रोल और स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार मैं प्रेस करूंगा तो ये थोड़ी देर के लिए मेरा कर्सर थोड़ी देर के लिए जूम टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं जूम इन या जूम इन कर सकता हूँ। इजी शॉर्टकट इसका यही है, आल्ट और स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन। इससे हम स्क्रॉल व्हील से इसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट टूल है ग्रेडियंट टूल। तो ये तो एक सिंपल कलर मैंने यूज़ किया हुआ है ना इसमें। इसमें अब लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ इसमें ग्रेडियंट ऐड करूँ, तो वो कहाँ से ऐड करूँगा? उसके दो तीन ऑप्शन हैं। एक यहाँ मेरे पास आ रहा है ग्रेडियंट, इससे ऐड कर सकता हूँ। और इसके अलावा इसे मैं अंडू करता हूँ, ये मेरे पास ग्रेडियंट टूल आ रहा है, यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट ऐड कर सकता हूँ। ग्रेडियंट अब यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो वो साथ ही ग्रेडियंट पैनल ओपन हो जाएगा। ग्रेडियंट पैनल अगर आपने इधर ऐड नहीं किया हुआ होगा तो आप यहाँ से आके ग्रेडियंट पैनल ओपन कर सकते हो। ये तो यहाँ मैं कलर सेलेक्ट करने के लिए ये छोटे सर्कल पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसका एक्सेस दे देगा। मैं इसे अब एडजस्ट कर सकता हूँ लाइक इस तरह। अगर मैं इसे डबल क्लिक करूंगा तो ये कलर पैनल ओपन हो जाएगा। इसके साथ स्वाचिज स्वाचिज में यहाँ से कोई भी कलर जो पहले से इलस्ट्रेटर ने हमें दिए हुए हैं तो वहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं सेकंड वाले पे डबल क्लिक करूंगा तो वो इधर आ जाएगा। अब मैं इसमें और पॉइंट्स ऐड करना चाहूँ तो मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। लाइक मैं इधर आता हूँ तो वो कर्सर के साथ प्लस बना आ जाता है, तो मैं क्लिक करूँगा तो वो एक एक और ऐड कर देता है। अब मैं इसे अगर डिलीट करना चाहता हूँ, मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा, वो इसे डिलीट कर देगा। तो ग्रेडियंट्स भी हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। लाइक ये लीनियर ग्रेडियंट है, यानी कि ये स्ट्रेट है। मैं सर्कुलर चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा, ये सर्कुलर ग्रेडियंट हो गया। यहाँ मेरे पास कुछ और हैंडल्स आ रहे हैं। लाइक मैं यहाँ जाता हूँ, यो यहाँ से मैं इसे इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ से दोनों चीज़ें होंगी प्रोपोर्शनली। और यहाँ से मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। लाइक अगर मेरे पास इस तरह है तो मैं इसे रोटेट कर सकता हूँ। और थर्ड तरह टाइप का हमारे पास आ जाता है ये फ्रीडम ग्रेडियंट, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। ये हमारे पास मोर देन वन पॉइंट्स दे देता है कि हम हर कॉर्नर पे या जहाँ भी चाहें पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। वह अपनी मर्जी का ग्रेडियंट डाल सकते हैं। ग्रेडियंट टूल के बाद है टूल के बाद आ जाता है हमारे पास विंडो पैनल्स।
पैनल्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पैनल्स में है अलाइनमेंट पैनल। अलाइनमेंट पैनल विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर शो हो रहा होगा अलाइन, यहाँ से अलाइनमेंट पैनल ओपन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट्स को अलाइन करने के लिए यूज होता है। लाइक मेरे पास 3-4 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्हें मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से वर्टिकली अलाइन कर दूंगा, अलाइन सेंटर, बॉटम अलाइन, अपर अलाइन, और यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर अलाइन। ये हॉरिजेंटली अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद अलाइनमेंट पैनल में आ रहा है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड स्पेस, यानी कि ये अब अगर मेरे पास ऐसे हैं तो मैं इनकी स्पेस इक्वल करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मिड में आ जाएगा, मिड वाला। अगर मेरे पास इस तरह पड़े हुए हैं तो यहाँ मैं हॉरिजेंटली इसकी स्पेस कर दूंगा। अलाइनमेंट पैनल के बाद है अगला पैनल कलर पैनल। तो कलर पैनल में हम कलर चेंज कर सकते हैं। कलर पैनल में RGB और एक और ऑप्शन आ रहा होता है CMYK। तो अगर हम कोई चीज़ प्रिंट के लिए यूज डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रिंट मीडियम के लिए, तो हम CMYK यूज़ करते हैं कलर मोड, क्योंकि प्रिंट ज़्यादातर प्रिंटर CMYK को YK के लिए होते हैं। और अगर हम स्क्रीन के लिए कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम RGB कलर मोड यूज़ करते हैं। यहाँ से ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। RGB ग्रे स्केल में ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और HCB उसका उसी के हमें और ऑप्शन दे देगा, हाईलाइट्स, सैचुरेशन और ब्राइटनेस। एक ही कलर की हम सैचुरेशन और ब्राइटनेस और यहाँ से हाईलाइट्स चेंज कर सकते हैं। कलर पैनल में सेकंड ऑप्शन होता है स्वाचेज। स्वाचेज हमारे पास वो कलर होते हैं जो इलस्ट्रेटर बिल्ट इन कुछ कलर्स हमें दे रहा होता है, तो उसे स्वाचेज कहते हैं। खुद हम अपने कलर्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ से कोई कलर मैंने लिया और ये यहाँ पे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ये यहाँ से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे न्यू स्वैच पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इधर ऐड कर सकता हूँ, यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ से कलर थीम का पैनल ओपन हो जाता है, ये ऑनलाइन चलेगा जाके। यहाँ से कुछ लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पे कुछ कलर्स पहले से दिए हुए हैं और कलर्स फूड के कलर है, ग्रेडियंट्स दिए हुए हैं। लाइक गोल्डन यहाँ पे मिल जाएगा मेटल्स में जाके। ये गोल्डन का इस इलस्ट्रेटर बिल्ट इन दे रहा है। इसी तरह बहुत सारे इसमें लाइब्रेरीज में हमें कलर मिल जाएंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास आ जाता है कलर एक्सक्यूज मी सर, गाइड। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही मुझे, आप काइंडली दोबारा से इसको शो करवा दें। ओके, मैंने दोबारा से स्क्रीन शेयर किया। अगर अभी भी आपके पास नहीं हो रही तो आपके इंटरनेट का इशू होगा। हो रही है सर, हो गई है सर, अब हो गई है। थैंक यू सर। यहाँ से कलर पैनल में हमारे पास तीसरा ऑप्शन आ रहा होता है कलर गाइड का। कलर गाइड से क्या होता है कि हम लाइक कोई आर्ट वर्क बना रहे हैं, तो अब मुझे नहीं पता कि फ़र्ज़ करें कि मैंने इसके साथ 2-3 कलर यूज़ करने हैं, तो इसके साथ कौन सा कलर अच्छा लगेगा। तो उसके लिए हम एक तो ऑनलाइन कलर थीम्स मिलते हैं, वहाँ से हम हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा कलर गाइड हमें इलस्ट्रेटर में बिल्ट इन ऑप्शन आ रहा होता है, तो यहाँ से हम ब्लू के साथ कौन सा सेकंड ऑप्शन रहेगा वो जो
इसके साथ मैच करते हैं, वो डिफरेंट रूल्स के साथ अप्लाई करता हुआ हमें कलर थीम दे देता है। लाइक कॉम्प्लीमेंट्री कलर थीम है, एक स्कीम है, और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री है। इसमें से कलर गाइड हमें कर रहा है आपको कौन सा कलर सही लगेगा इसके साथ। और इसके एक कलर के डिफरेंट शेड्स भी आ रहे हैं। लाइक इसका यहाँ इस साइड पे हमारे पास के लाइटर शेड्स हैं, और इस साइड पे इसके जो है डार्कर शेड है। इसके बाद अगला पैनल हमारे पास आता है स्ट्रोक पैनल। स्ट्रोक पैनल हमारे सिंपल स्ट्रोक को एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करता है। इससे हम स्ट्रोक का वेट है कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से स्ट्रोक कॉर्नर को एडजस्ट कर सकते हैं, स्ट्रोक को अलाइन कर सकते हैं, अलाइन इनसाइड आउटसाइड। यहाँ से स्ट्रोक को डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन हो तो इस पे डैश पे और ऑप्शन भी यहाँ से ओपन हो जाएंगे, शो ऑप्शन करेंगे तो एरो हेड ऐड कर सकते हैं। इसका स्केल कम करके स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं एरो हेड का। एंड पॉइंट पे भी हेड एरो हेड ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये था स्ट्रोक का पैनल। उसके बाद हमारे पास एक और पैनल आता है लेयर पैनल। लेयर पैनल क्या करता है, हम वर्क कर रहे होते हैं तो उस लेयर्स पे अगर वर्क करेंगे तो हमें आसानी होगी कि लेयर्स में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो एक लेयर दूसरी लेयर को डिस्टर्ब नहीं करेगी। लाइक मैं यहाँ पे एक और लेयर ऐड कर देता हूँ, फिर अब नीचे वाली लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ, तो ऊपर वाली लेयर पे मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो नीचे वाली को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लाइक अब मैं सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो सिर्फ ऊपर वाली लेयर की सिलेक्ट हो रही है। तो यहाँ से हम लेयर ऐड और डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एक और इलस्ट्रेटर में ऑप्शन आ रहा होता है इमेज इमेज ट्रेस का। तो अगर हम कोई भी इमेज इंपोर्ट करें इलस्ट्रेटर में, लाइक के मैं एक इमेज लेके आता हूँ। ये कार्टून है, ये इमेज है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे डिफरेंट कलर इसमें फिल कर दूँ और इस इसको ड्रा, वैसे तो अगर मैं इसे पेन टूल से ड्रा करूँ तो पेन टूल से भी ड्रा हो जाएगा, लेकिन इमेज ट्रेस टूल हमने बिल्ड इलस्ट्रेटर ने बिल्ट इन ऑप्शन दिया हुआ है। तो इससे मैं जाऊँगा इस पे, यहाँ से प्रीव्यू ऑन करूँगा, प्रीव्यू ऑन करूँगा और यहाँ से थोड़ी सी सेटिंग इसकी एडजस्ट करूँगा। थ्रेश होल्ड आ रहा है, पास आ रहे हैं, कॉर्नर्स आ रहे हैं, और यहाँ से इग्नोर वाइट स्पेस करूँगा तो वो इसे एक्सपेंड कर दूंगा। उसने इसे कन्वर्ट कर दिया है। ये इमेज ट्रेस ज़्यादातर उस टाइम यूज़ होता है लाइक हमें कोई आइकन चाहिए और हमें उसका एसवीजी नहीं मिल रहा और हमने उसका कलर चेंज करना है, तो वो ब्लैक या जिसी कलर में हमें इंटरनेट से मिलेगी, लेकिन हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, हम जल्दी जल्दी आते हैं इसे पेस्ट करके यहाँ से उसे ट्रेस कर लेते हैं। तो ट्रेस टूल में इसी में एक और टूल है हमारे पास रोटेट टूल के साथ लाइव पेंट टूल। ये इसे पेंट करने के लिए यूज़ होगा। वैसे अगर इसे मैं पेंट करना चाहूँ तो पूरी शेप को एक ही कलर टूल से इसे फिल करूँ तो वो सिर्फ इसके बॉर्डर्स का कलर चेंज करेगा, लाइक इस तरह। लेकिन मैं इसके अंदर फिल करना चाहता हूँ तो मैं लाइव पेंट बकेट लूँगा यहाँ से। मैं कर रहा हूँ पहले, यहाँ से मैं इसका कलर सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करूँगा, वो इसे फिल कर देगा। अब बकेट टूल पे मेरे पास ये छोटे छोटे इसके साथ कर्सर के साथ तीन बॉक्स शो हो रहे हैं। वो ये स्वैचेस ही शो हो रहे हैं, एक नेक्स्ट कलर है एक प्रीवियस कलर। और एरो की से मैं प्रेस करूँगा तो वो उसको चेंज करता रहेगा।
ये इस तरह हम लाइव पेंट टूल से और इमेज ट्रेस टूल को यूज़ करते हुए कोई भी ड्रा कर सकते हैं चीज़, आइकन वगैरह या लोगो, सिंपली लोगो ड्रा कर सकते हैं। करेक्टर पैनल भी देख लिया, ब्रशेस भी देख लिया, इमेज ट्रेस भी देख लिया। उसके बाद रह गया हमारा अपीयरेंस पैनल। अपीयरेंस का पैनल यहाँ से हम विंडोज से आके एक्सेस कर सकते हैं, ऊपर ही आ रहा होता है। उसके अलावा इधर अगर आपको शो हो रहा है तो ये वेल एंड गुड हो गया। अपीयरेंस पैनल से क्या होता है कि हम इसकी ये लेयर मैंने लॉक की हुई है, तो ऊपर वाली लेयर को डिलीट करता हूँ। इसे अनलॉक किया मैंने, अपीयरेंस पैनल में गया। यहाँ मेरे पास सारी इसकी अपीयरेंस की सेटिंग आ रही होती है, लाइक स्ट्रोक आ रहा है, फिल आ रहा है। मैं स्ट्रोक ये इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकता हूँ यहाँ से। ओपेसिटी मीन्स कि अब मैं इसकी फिल की ओपेसिटी क्लिक करूँगा तो वो मुझसे ये इसकी ओपेसिटी कम होगी। यहाँ से मैं स्ट्रोक का वेट कम ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ एक और स्ट्रोक ऐड हो जाए तो और स्ट्रोक भी ऐड कर सकता हूँ। इस तरह हो गया। यहाँ से मैं स्ट्रोक पे जाकर इसे डैशेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये थे पेरेंट्स पैनल। तो इसके बाद इसके अलावा भी काफ़ी सारे पैनल्स हैं हमारे पास। इन्फो पैनल्स है, लर्न है, लिंक्स हैं, नेविगेटर है, पाथ फाइंडर है। ये सारे पैनल्स ही हैं हमारे पास। वेरिएबल्स का पैनल्स है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हर एक को डिस्कस करें। तो नेक्स्ट आ जाएगा एक्सपोर्ट ऑप्शंस। अब हमने कोई डिज़ाइन बना लिया, उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। फाइल को सेव तो सिंपल यूनिवर्सल शॉर्टकट है कंट्रोल एस। हम कंट्रोल एस प्रेस करें तो वो सेव हो जाएगी फाइल। लाइक मैं यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछेगा कहाँ सेव करनी है, तो नेम उसका रख लेता हूँ, सॉरी। यहाँ से हम उसका वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ मार्केट में अभी भी पुराने वर्जन लोग यूज़ करते हैं, तो अगर कोई पुराना मांगे तो उसे यहाँ से CS6 या लेगेसी दे सकते हैं। यहाँ से हम अगर इमेजेस हैं तो उनको इंक्लूड कर देते हैं लिंक फाइल्स, क्योंकि अगर हम इमेजेस इम्बेड नहीं की हुई तो फाइल हम इसी तरह किसी को कॉपी करके देंगे तो वो ओपन करेगा तो उसके पास इमेजेस शो ही नहीं होगी, वो कहेगा रीलिंक करें। तो ये सेव हो जाएगी फाइल यहाँ से। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट के दो तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो फर्स्ट आ रहा होता है एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। यहाँ से ये सिंपल एक एक आर्टबोर्ड को, लाइक मेरे पास अगर एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड होते वो भी शो हो रहे होने थे। फॉर एग्जांपल ये भी आर्टबोर्ड है, ये भी आर्टबोर्ड है। तो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स कर रहा हूँ, तो ये तीनों आर्टबोर्ड आ रहे हैं। यहाँ से डबल क्लिक करके मैं आर्टबोर्ड को रीनेम कर सकता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ पे जाके एक्सपोर्ट करना है, और अगर वहाँ सब फोल्डर में कोई, इस फोल्डर में एक और फोल्डर बना के वहाँ पे उसे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ से मैं क्रिएट सब फोल्डर कर दूंगा। तो अगर ओपन लोकेशन करनी है तो यहाँ पे इसे चेक कर दूंगा। लेकिन यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, PNG, JPG, SVG। जो हम सोशल मीडिया के लिए कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे PNG में रखते हैं, क्योंकि ये पहले से कंप्रेस फॉर्म होती है। और JPG रखनी है तो JPG रख लें। अगर JPG में ये है कि अगर हम JPG एक्सपोर्ट करके उसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट करेंगे तो वो पहले उसे कंप्रेस करेगा। लाइक कोई इमेज है, हमने उसको अच्छी को काफ़ी बड़ी है और अच्छी क्वालिटी की है, उसे पोस्ट करेंगे तो वो उसे कंप्रेस करेगा, फिर जाके वो शो होगी दूसरों को। लेकिन PNG जिस तरह है थोड़ी सी कंप्रेस होके वैसे ही चली जाएगी।
SVG वेक्टर फॉर्म में जाएगी। ये डायरेक्ट हम SVG ज़्यादातर वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, वेबसाइट्स पे यूज़ होती है, और PDF प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं PNG करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूँगा, तो वो सिंपल एक्सपोर्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन आ रहा होता है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, सेव फॉर वेब लेगेसी। तो सोशल मीडिया या स्क्रीन मोड के लिए हम यही ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ हमारे पास प्रीसेट्स आ रहे होते हैं, गिफ आ रहा है, JPEG आ रहा है, और PNG 24 आ रहा है। यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। PNG में ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हमें मिल जाता है और किसी फॉर्मेट में नहीं मिलता। लाइक JPG में हम JPG सेलेक्ट करेंगे तो वो वाइट बैकग्राउंड देगा। और JPG पे यहाँ हमारे पास कंप्रेशन ऑप्शन भी आ रहे हैं, प्रोग्रेसिव करनी है। यहाँ पे हम क्वालिटी डाउन कर सकते हैं उसकी, लेकिन PNG 24 में ये ऑप्शन नहीं आ रहे होते। यहाँ से हम इसे, ये हमारे पास स्क्रीन एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, यहाँ हमारे पास ये वेक्टर है सारे। तो हम इसे जितना मर्जी स्केल अप स्केल डाउन कर लें। यहाँ से इसकी विड्थ हाइट, लाइक हमें कोई चाहिए एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के लिए, उसकी लेंथ हमारे पास 10,000 पिक्सल है विड्थ उसकी। तो हम उस साइज का भी इसे स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ सिंपल मैं सेव करूँगा, वो इसे सेव कर देगा। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्ट का एक और ऑप्शन आ रहा होता है, एक्सपोर्ट एज का। इसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होते हैं। ऑटो कैड की फाइल हम सेव कर सकते हैं, CSS सेव कर सकते हैं, PNG सेव कर सकते हैं, फोटोशॉप, यही फाइल को हम फोटोशॉप में ओपन कर सकते हैं जाके। SVG और TIFF, ये सारे फॉर्मेट्स आ रहे हैं, इससे आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ तक था इलस्ट्रेटर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ग्राफिक डिज़ाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, टाइपोग्राफी डिज़ाइन। टाइपोग्राफी, in short, typography design is the art of arranging message or text in a readable and aesthetically pleasing composition. It is integral element of design. बेसिक से बेसिक डिज़ाइन में भी टाइपोग्राफी काफ़ी यूज़ हो रही होती है, और ये टाइपोग्राफी ग्राफिक डिज़ाइन की एक अलग फील्ड भी है। टाइपोग्राफी डजेंट मीन कि हमने नए फाउंट्स डिज़ाइन करने हैं। वी आर वर्किंग विद ऑलरेडी एक्सिस्टेड फाउंट्स। हम पहले से मौजूद फाउंट से ही काम करते हैं। ये सारी टाइपोग्राफी की एग्जांपल्स हैं। लाइक ये फर्स्ट वन, आपने डिज़ाइन काफ़ी सारे बुक कवर्स पे देखा होगा, T-शर्ट्स पे देखा होगा, मैगजीन में देखा होगा। उसके बाद ये एक आइंस्टाइन का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है, ये भी फाउंट्स को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। ये क्रिएट समथिंग न्यू एवरी डे, ये भी फाउंट्स को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। टाइपोग्राफी की कीप इट रियल, फेडेक्स का लोगो है, ये भी सिर्फ सिंपल टाइपोग्राफी को यूज़ करते हुए बनाया हुआ है। इसी तरह के काफ़ी सारे फाउंट्स भी सिर्फ टाइपोग्राफी को यूज़ करते हुए बनाए हुए होते हैं, लाइक ओप्पो, सैमसंग और हवावे, HP, डेल। ये सारे टाइपोग्राफिक फाउंट हैं, लाइक उनके साथ कोई सिंबल नहीं है, कोई उनका आइकन नहीं है। ये एक T-शर्ट डिज़ाइन है, स्टार्स कांट शाइन विदाउट डार्कनेस। ये बुल बना हुआ है, लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग, और ये भी टाइपोग्राफी की एग्जांपल है, एक डिज़ाइन बना हुआ है। टाइपोग्राफी में हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टाइपफेस और फाउंट। तो while typeface is a set of design features for letters and other characters, font is a variation in weight and size of typeface. Like when typeface is Roman, bold, italic, condensed, or any other variable, that's called font. यानी कि एक पूरी फैमिली को हम टाइपफेस कहते हैं, और एक सिंगल फैमिली के एक सिंगल वर्जन को हम फाउंट कहते हैं। लाइक के रोमन लाइट, पोपिन्स लाइट, इसे हम कहेंगे फाउंट। लेकिन ये अकेला जो पोपिन्स है, इसे हम कहेंगे टाइपफेस। इसी तरह पोपिन्स मीडियम
बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ये सारे फाउंट हैं इस टाइपफेस के या फाउंट फैमिली के। तो एक फाउंट फैमिली में काफ़ी सारे फाउंट्स हो सकते हैं, लाइक 60 to 70 भी हो सकते हैं। इलस्ट्रेटर पे कुछ ऐसे फाउंट्स भी हमें मिले होते हैं जो जिसपे लाइक के एक टाइपफेस में मोर देन 70-80 भी फाउंड्स होते हैं। लाइक ये है पहला वेरिएबल कॉन्सेप्ट, तो एक्मेन वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इसके 91 फाउंड्स हैं। तो ये सारे इसके फाउंड्स हैं। एक टाइपफेस में एक से ज़्यादा भी फाउंड्स हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कैटेगरीज ऑफ टाइपफेस। टाइपफेस आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर स्टाइल्स। तो मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं टाइपफेस की। पहली आ गई सेरिफ टाइपफेसेस। Serif typefaces are, as the name implies, typefaces that include serifs. Serif typefaces and fonts tend to have a sophisticated and classical feel. Like a ये आपको जिस फाउंट पे एजेस नज़र आ रहे होंगे उसे कहते हैं सेरिफ फाउंट। इसके स्टार्ट पे और एंडिंग में एजेस नज़र निकले हुए होते हैं, तो जो सर्कल किए हुए हैं ये भी, तो इस टाइप के फाउंट को सेरिफ फाउंट कहते हैं। ये ज़्यादातर क्लासिकल वेज में यूज़ होता है और क्लासिकल फीलिंग के लिए यूज़ होता है और प्रिंटिंग मीडियम के लिए यूज़ होता है। लाइक ये पढ़ने में थोड़ा ईजी होता है, इसीलिए ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स में और बुक्स पे ये सारा सेरिफ फाउंट ही यूज़ हो रहा है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में सेरिफ फाउंट ही यूज़ हो रहा है। जो एक फेमस फाउंट है न्यू टाइप रोमन्स, वही यूज़ हो रहा होता है। सेकंड कैटेगरी है हमारे पास सैन सेरिफ टाइपफेस। सैन सेरिफ टाइपफेस आर इन contrast to serif typefaces that don't have serifs। और जिन टाइपफेसेस के सेरिफ नहीं होते, यानी कि एजेस नहीं निकले हुए होते, स्ट्रेट होते हैं, उन्हें कहते हैं सैन सेरिफ टाइपफेस। सैन एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है विदाउट सेरिफ। तो सैन सेरिफ का मीन हुआ विदाउट सेरिफ। They tend to communicate a more relaxed and modern presence। आजकल ज़्यादातर मॉडर्न वेज पे ये सैन सेरिफ फॉन्ट्स ही यूज़ होते हैं, लाइक वेबसाइट्स पे, ये हमारे मोबाइल ऐप्स पे, और जितने भी स्क्रीन मीडियम में ये कह सकते हैं, जितने भी स्क्रीन मीडियम्स हैं उनमें ये ज़्यादातर सैन सेरिफ टाइपफेस ही यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है डेकोरेटिव टाइपफेस। जो सैन सेरिफ और सेरिफ टाइपफेस के अलावा जो फॉन्ट्स होते हैं वो आ जाते हैं डेकोरेटिव टाइपफेसेस में। तो दे आर fun eye-catching typefaces that feel a bit more different than standard serif and sans serif typefaces। तो ये सारे डेकोरेटिव फॉन्ट्स ही हैं। और इस और भी कैटेगरीज हैं, लाइक हैंड रिटन टाइपफेस, स्क्रिप्ट टाइपफेस, ब्रश टाइपफेस, ग्रंच टाइपफेस और फैंसी टाइपफेस। कुछ ये इनकी अलग कैटेगरीज बना देते हैं, लेकिन ये इसी डेकोरेटिव टाइपफेसेस में ही आते हैं। मोस्टली जो डेकोरेटिव टाइपफेसेस होते हैं वो टाइटल्स में यूज़ होते हैं। लाइक अगर हमारे पास 2-3 वर्ड्स हैं, लाइक जैसे ये ब्रश स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये ब्रश टूल भी है और स्क्रिप्ट टाइपफेस भी है, ये स्क्रिप्ट टाइपफेस है। तो 2-3 वर्ड हो तो उस पर हमारे पास हम यूज़ कर सकते हैं डेकोरेटिव टाइपफेस। लाइक अगर हमारे पास पूरा पैराग्राफ है तो वहाँ अगर हम कोई डेकोरेटिव टाइपफेस यूज़ कर लेंगे तो वो रीडेबल नहीं रहेगा। तो इसलिए आप सिर्फ हेडिंग्स पे ये यूज़ करते हैं डेकोरेटिव टाइपफेस, या फिर 2-3 वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं जो सिंगल कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है कंट्रास्ट इन टाइपोग्राफी। कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंस। The good contrast makes text more readable. Contrast can be created by different colors, font size and font styles। तो हमने लाइक ये मैंने हेडिंग के लिए डिफरेंट उसका वेट यूज़ किया हुआ है, फाउंट स्टाइल यूज़ किया हुआ है, और ये बॉडी टेक्स्ट के लिए तो ये कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। दूर से पता चल रहा है ये हेडिंग है और ये उसका बॉडी टेक्स्ट है।
तो डिफरेंट कलर से कंट्रास्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो लाइक ये एक ही बिल्डिंग है, डिफरेंट कलर यूज़ किया हुआ है, उससे पता चल रहा है ये अलग अलग अपार्टमेंट हैं। तो जो ज़्यादातर प्रैक्टिस यूज़ होती है वो यही है कि बॉडी टेक्स्ट में हम सेम फाउंड यूज़ करते हैं बॉडी और हेडिंग के लिए, और लेकिन हेडिंग का फाउंड साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और उसका फाउंड स्टाइल चेंज कर देते हैं। लाइक बॉडी में हम रेगुलर या लाइट फाउंड यूज़ कर रहे हैं तो हेडिंग में हम बोल्ड या एक्स्ट्रा बोल्ड यूज़ कर लेते हैं। और ज़्यादातर यही प्रैक्टिस होती है। और इसके अलावा जो आजकल ट्रेंडिंग है, हेडिंग में हम कोई डेकोरेटिव या स्क्रिप्ट फाउंट यूज़ कर लेते हैं और बॉडी में हम सिंपल रेगुलर कोई भी सेरिफ या सैन सेरिफ फाउंट यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है पोर्टफोलियो बिल्डिंग। तो डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है स्किल के बाद वो है उसका पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके दो काफ़ी सारे मेथड हैं, लेकिन जो हमारे लिए थोड़े इजी हैं उनमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे सोसाइटीज़ होती हैं, तो किसी भी सोसाइटी को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी मीडिया टीम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से हम रेगुलरली अगर वर्क करते रहें तो हम हमारा साथ साथ पोर्टफोलियो बनता रहता है और साथ साथ स्किल डेवलप होती जाती है। लाइक के मीडिया टीम्स में हमारे अलावा भी काफ़ी मेंबर्स होते हैं, कुछ सीनियर्स होते हैं जो हमें साथ साथ बताते रहते हैं, मिस्टेक्स निकालते रहते हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है। उसके अलावा ऑनलाइन कॉन्टेस्ट होते हैं, लाइक कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक 99designs.com, और इस पे कॉन्टेस्ट पे जाके हम अपना डिज़ाइन और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट वहाँ पे सारी मेंशन होती है, तो वहाँ से हम रिक्वायरमेंट लेके तो हम डिज़ाइन अपना अपलोड कर देते हैं। तो वो एक तो पार्टिसिपेट हो गया, उसके साथ अगर वो डिज़ाइन अच्छा होगा, किसी को पसंद आया, तो आप वो कॉन्टेस्ट विन भी कर सकते हो, अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो बनता रहेगा साथ साथ। तो इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के लिए काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स के टाइटल पेजेस हैं और काफ़ी काम आता है, तो यूनिवर्सिटी में आप अपना वर्क कर सकते हो, उस पर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है। आपके कोई रिलेटिव का कोई बिजनेस है तो आप उसके लिए कुछ डिज़ाइन करके दे सकते हो, तो वहाँ से आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो सकता है। तो पोर्टफोलियो बिल्ड होने के साथ आपको कहीं डिस्प्ले भी करना है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन दो तीन वेबसाइट्स हैं, तो उनमें ज़्यादातर ये behance.net है और उसके बाद आ जाती है dribble.com। तो इन दोनों में से आप कहीं भी अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर सकते हो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है?